सुन ध्यान से अच्छे तरीके से। देखो बजट पढ़ रहे थे हम, बजट जो बिगड़ा पड़ा बजट 2022-23 का देख रहे थे। मेन जरूर जो चीज है बजट। मान लो हमने बजट को 100 पैसे मान लिया, पिछली क्लास में देखते आ रहे हैं 100 पैसे मान लिया। बजट है क्या? आय, कहाँ से आने वाला पैसा, इनकम। आय समझ में, व्यय कहाँ खर्च करने वाले पैसा, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा जिसे बोलते हैं। अब सरकार की आय है ना, आय मैंने बताया था जो आय सरकार की वो केवल 63 पैसे ही है। 63 इसे 100 पैसे में समझ लिया, पैसे 39 लाख करोड़ रुपए का बजट, 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार है। एक साल में सरकार हमारे पर इतना पैसा खर्च करने वाली। ये सरकार की आय 63%, 63% सरकार पैसा कमा रही। और जो 63% सरकार पैसा कमा रही ना, ये 39 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर खर्च कर रही है सरकार। आय समझ। तो जो आय और वह जो सरकार की आय के जो स्रोत जो 63 पैसा है, इसमें तो जो 58 पैसा है ना, 58 पैसा वो डायरेक्ट इनकम और ये इनडायरेक्ट इनकम। ये तो सरकार की वो क्या बोल रहे थे सर, आय के टैक्स, सरकार की आय जो टैक्स, तो जो सरकार को पैसा हुआ 58 पैसे प्राप्त हुआ। और इसे ना नॉन टैक्स तो जो पैसा हुआ, नॉन टैक्स से जो पैसा प्राप्त हुआ 5% पैसा प्राप्त हुआ, 5%। ठीक, 58 पैसे से प्राप्त हुआ। टैक्स को हम कर बोलते हैं, कर, इसे बोलते हैं गैर कर। गैर कर आया समझ में। जैसे किसी को लाइसेंस दे दिया, चलो तुम ठेका खोल लो जाएगा, उसे बोल लो लाइसेंस देने में वहां से जो पैसा प्राप्त हो केवल 5% पैसा प्राप्त हो रहा है। समझ में, 63 पैसे मतलब बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैंने तुम बताते जो कर है ना, दो प्रकार के हों। एक तो हमारा हो प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा हो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। दो टैक्स हो हमारे। इसे हम ये प्रत्यक्ष कर ना, हमारा प्रत्यक्ष कर तो जो हमारी कमाई है वो ज्यादा, और जो अप्रत्यक्ष कर तो कम है। समझ, सरकार इसे बढ़ाती जा रही है अप्रत्यक्ष कर। वो प्रत्यक्ष कर तो जो हमारी कमाई है ना, ऐसा समझ में, प्रत्यक्ष कर तो जो हमारी कमाई है वो हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा, इस हमारी कमाई ज्यादा, इस हमारी कमाई कम है आजकल, लेकिन सरकार इसे बढ़ा रही है वर्तमान समय में। जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो हमारा, आया समझ में। अभी बताओ सरकार को घाटा पता कितने का हुआ? 100 पैसे का, 100 अगर सरकार हमको 100 पैसे खत्म कर रही तो सरकार को घाटा हुआ, जो घाटा हुआ सरकार को, जो घाटा हुआ पता कितने का? घाटा हुआ 37 पैसे का। क्योंकि सरकार को चाहिए 100 पैसे हमारे पर खर्च करेगी, और सरकार ही कुल कमाई 63 पैसे। मान लो मुझे तुमको 100 पैसे खर्च करने, 100 पैसे तुमको खर्च करने, मैंने बजट बनाया 100 पैसे में तुमको खर्च करने में सरकार हूँ, आया समझ। लेकिन मुझे कमा पा रहा हूँ वो तो मैं 63 पैसे कमा पा रहा, तो घाटा कितने का मुझे? 37 पैसे का। अभी 37 पैसे जो घाटे को मैनेज करने के लिए, 37% घाटे को मैनेज करने के लिए मैं जाऊंगा, मेरे पास कुछ विकल्प। घाटे को मैनेज करने के लिए मेरे पास तरीके, सरकार को घाटा कहां से पूरा होगा, तो घाटा पूरा करने के लिए ना सरकार के पास कुछ तरीके बताए गए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों तरीके हम जानने वाले। पहला तरीका तो बताया था, सरकार पता क्या करती है? पहला तरीका बताया, उधारीकरण करती है सरकार। उधारीकरण मतलब अब उधार देगाते, उधारीकरण जिसे हम बोलते हैं, बोरोविंग जिसे बोलते हैं। सरकार ले जाती है उधार, इस 37 पैसे को मैनेज करने के लिए सरकार रहती है उधार लेने, उधारीकरण बोलते हैं, बोरोविंग बोलते हैं इंग्लिश में, बोरोविंग। बोरोविंग इंग्लिश में सब चीजें लिखनी, छोड़ना मत बिल्कुल भी। और जो बोरोविंग है वो भी तीन तरीके की बताई थी। बोरोविंग मैंने 2 तरीके बताई थी, 3 तरीके बताई थी। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आरबीआई से लेकर आएंगे, आरबीआई से, आया समझ में, आरबीआई से लेकर आएंगे उधार, आरबीआई से मांगेंगे पैसे सीधे, तो भाई पिछले वाली वीडियो में सब बता रखा है। दूसरे नंबर पर मार्केट से, बाजार से उधारीकरण, बाजार से लेकर आएंगे, बाजार से उधारीकरण। उसके बाद लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करना, लोक निधि के पैसे का यूज करना, इसे प्रयोग करना। आज ही समझेंगे, आज हमारा टॉपिक है लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर समझेंगे हम, ये पहला नंबर का तरीका था, ये दूसरे नंबर का तरीका, ये तीसरे नंबर का तरीका था। और चौथे ये दूसरे नंबर पर, हाँ, इस उधारीकरण के 3 तरीके, उधार ही सारे के सारे हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरे नंबर पर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? विनिवेश, ये सरकार भी इन्वेस्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या? सरकार के पास जो संपत्ति पड़ी हुई ना पहले, ऐसा समझ, जहां सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा था उसे दोबारा बेच देगी जल्दी उठा के। इसका मतलब समझेंगे क्या हो डिसइन्वेस्टमेंट का, हम लोग आज पूरा समझेंगे डिसइन्वेस्टमेंट हो क्या, विनिवेश। यहाँ तो सवाल आवा मेंस में लिखने का, तो कैसे लिखे वो बता दूंगा तुम। पहले समझो कि लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करके सरकार कैसे अपने घाटे को पूरा कर सकती है। लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल, लोक निधि कौन सी निधि हो? निधि का मतलब वो फंड, निधि को इंग्लिश में फंड कहते हैं। फंड का मतलब है एक कोष, बैंक का एक प्रकार का उसमें पैसा रखा हुआ, वो पैसा ना सरकार इस्तेमाल कर रही है। और देखेंगे इस लोक निधि में किसका पैसा, कहाँ का पैसा, और निधि कितने प्रकार की हो। पहले लगा, मैंने तुमको कहा था करते पढ़ने को लेगा ना, पढ़ कर लेगा, कौन कौन लेगा पढ़ कर? 3 ही प्रकार की, यहाँ समझ लो, कुछ नहीं है। चल बोर्ड पे देख लो, कर्मचारी भविष्य निधि, इधर देख लेना, पढ़ना लिखना, समझ रहे सारा ये चार्ट समझ में आ रहा क्या हो रहा? सरकार हमारे पैसा खर्च करेगी। सरकार ने 22,023 में 2022-23 में 39.45 लाख करोड़ रुपए बजट बनाया।
उसने कहा सरकार ने कि हम तुम पे तेरे पैसे खर्च करेंगे, इसे मैंने पूरा 100 पैसे मान लिया। ये सरकार का हम तो ये भी तो देखेंगे पैसा कितना आ रहा है। भाई मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम 39.45 लाख रुपए एक साल का बजट है। अब बजट जो सरकार का वित्त वर्ष हो ना, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक प्रारंभ हो। फिर वो जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार हमारे ऊपर ना 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिर 1 फरवरी को बजट सत्र स्टार्ट हो जाएगा, फिर संसद में आकर खड़ी होकर जो वित्त मंत्री होगी भाषण देगी। आया समझ में, 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा। फिर क्या आएंगे हम, इस अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर ना 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हम आपका इतना पैसा खर्च करेंगे। और हर साल बजट बढ़ता रहा है, उसके पीछे 34.45 लाख करोड़ रुपए आता है। समझ में आया बात? तो तुम्हें यही तो पढ़ना, तुम पढ़ना क्या, तुम कि सरकार पैसा कहां से लेकर आ रही और कहां लेकर जा रही। तो इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज मैं ये समझा चुका हूं, तुम लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करके सरकार अपने पैसे घाटा पूरा कर सकती नहीं कर सकती है। और देखना ये सही है गलत, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, तुम इसका विश्लेषण करना। इसे यहाँ तक सवाल आया हुआ, मेन चीज है यहाँ तक। तो हम चीज समझने थे यार, ये आय है सरकार की, जो आय है सरकार की आय तो केवल 63 पैसा। सरकार को जो टैक्स का पैसा पड़ा केवल 58 पैसे, गैट 5% पैसे, 58 5 जोड़ देंगे 63 पैसे। प्रत्यक्ष कर तो पैसे कमाई ज्यादा इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष कर सरकार को लगातार से बढ़ाते जा रही, लेकिन अभी कम, लेकिन बढ़ाती जा रही सरकारी से। लेकिन सरकार से बढ़ाती जा रही क्योंकि यहाँ तो 30 पैसे प्राप्त हुए सरकार को, यहाँ तो 58 पैसे प्राप्त हुए। 30 पैसे, यहाँ तो 28 पैसे प्राप्त हुए, 28 पैसे जीएसटी तक, यहाँ तो 30 पैसे प्राप्त हुए मोटे मोटे तरीके तक। लेकिन सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान इस अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाया। और अप्रत्यक्ष कर तो हमेशा जो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी और वस्तु जो घर में सामान्य यूज करते हैं उनसे लिया जा रहा आम उपभोक्ता पर उसका बहुत गहरा असर पड़ रहा। इसका मतलब है कि हम बाहर से उधार क्यों लेने जा रहे हैं यार, बाहर से उधार क्यों लेने जा रहे, तुम सरकार हो, तुम बाहर से आरबीआई से पैसे क्यों लेके जा रहे, भारत का केंद्रीय बैंक से पैसे क्यों लेने जा रहे तुम, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, तुम इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, तुम इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इस कमाई को बढ़ाओ ना। भारत के अंदर ना डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म करने की आवश्यकता। समझ में आ बात है? कुछ भारत सरकार जो घाटा उसे कैसे कम कर सकते। नंबर फर्स्ट, घाटे को ऐसे कभी भी कम नहीं करा जा सकता, कुछ भी कर लो चाहे इसमें। सबसे मेन तरीका इस जो टैक्स है ना, टैक्स इसे बढ़ाया जा, और इसे ना इसमें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को नहीं, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जा। ये अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा रहे, अरे भाई अप्रत्यक्ष कर, एक भिखारी भी अगर रुपया पैकेट खरीदा ना वो भी जीएसटी पे करेगा, उस पर भी तुम बोझ डाल रहे हो। समझ में आया बात है? वर्तमान समय में सरकार ना अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाती चली जा रही, प्रत्यक्ष कर को कम करती चली जा रही। इसमें ज्यादा लोग आएंगे ना, समझ में आई बात है? इसमें ज्यादा लोग आएंगे, बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वैच्छिक तरीके से इनकम टैक्स देते हैं, जिनकी मोटी मोटी इनकम है, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो वे बहुत कम है जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। एक पिछले वाले वीडियो में सब बताया गया, तुम हम तमीज से समझाएगा, सारे वीडियो देखो। एक कर्म वाइज बहुत जरूरी हो जीवन जीना, तो समझ में आया बात है? अपने भारत को समझना तो बहुत जरूरी तुम्हारे लिए। समझ में आया बात? इंसान का माइंड ही विकसित हो पढ़ने के बाद, इस तरह पढ़ना, इस तरह हो। यहाँ देख लो वहां हो रही, जो होगा छोड़, चाहिए देख रही, फिर तो ठीक। ये उधारी करो ना, तो उधार कहां से लेकर आओगे? आरबीआई से लेकर आओगे, बाजार से लेकर आओगे, लोक निधि का पैसा इस्तेमाल करोगे। आरबीआई से उधार किस तरह लिया जा, किस तरह नहीं, पिछले वाले वीडियो में सब बता चुका। बाजार तो उधारी करने का क्या मतलब वो मैं बता चुका। मैं तुम्हारा समझाने जा रहा हूँ सरकार लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। लोक निधि कौन सी निधि हो? निधि का मतलब लोग, एक तो 3 निधियां हो हमारे पास। निधि मतलब फंड, खाता, ऐसा बैंक अकाउंट एक प्रकार का। अभी 3 अनुच्छेद समझाने जा रहा हूँ तुम, और तीनों का जिक्र भारतीय संविधान में। 3 अनुच्छेद समझाने जा रहा हूँ और तीनों निधि समझाऊंगा, थोड़ा पॉलिटिव चला जा रहा हूँ मैं समझाने जा रहा हूँ लोक निधि क्या हो। लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करती है सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए। और लोक निधि में किसका पैसा पड़ा हुआ, कहां से पैसा पड़ा हुआ, पहले समझते हैं। जाओ थोड़ा सा संवैधानिक पक्ष समझते हैं। लोक निधि क्या, 3 निधियां होंगी, काइंड्स ऑफ फंड। हिंदी में क्या बोल रहे हैं सर? निधियों के प्रकार। अच्छा निधि क्या हो? निधि हो फंड, जिसमें खाता, बैंक अकाउंट, फंड के प्रकार। ध्यान से सुन लेना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 एक है 266, 2 एक है 267, ये 3 अनुच्छेद है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 एक है ना, ये बताता किसके बारे में? भारत संचित निधि के बारे में, संचित निधि के बारे में। अब तुम सोचते हो संचित निधि हो क्या? भारत सरकार ने टैक्स से जितना पैसा कमाया ना, आज भारत सरकार कमाई कर रही है, हमसे कमा रही है। तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल करके सारा का सारा संचित निधि में डाल देंगे, खाते उठाएगा पैसा। यह संचित निधि हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत ना संचित निधि का जिक्र करा गया, और ये बताया गया संचित निधि में किसका पैसा होगा, और उस पैसे तक किसे इनकम कहां जाएगा, पैसे कैसे निकालना पड़ेगा। दोबारा फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में ना संचित निधि का जिक्र करा गया। और जो दूसरी निधि है ना, इसे हम लोक निधि बोलते हैं। लोक निधि ये लोक निधि जो हमने जिक्र कर रखा है, लोक निधि आया समझ में? लोक निधि। उसके बाद 267 में आकस्मिक निधि। इसमें देखो कौन कौन सी, पहले इसे समझे। संचित निधि हो, जो संचित निधि हो ना, इसमें जो पैसा आने वाला, कहां से पैसा आएगा इसमें संचित निधि में? एक प्रकार का ये भी खाता, आया समझ में? ये भी खाता एक प्रकार का, ये भी खाता, तीनों फुल करना।
समझ में आया बात? या इसमें जो पैसा आगा कहाँ से आगा? संचित निधि में। सरकार की 3 अकाउंट खोल कर भारतीय संविधान में सबका ध्यान रखा गया। आज समझो भाई, सरकार हो तुम, इतने सारे पैसे, इतने सारे मंत्री, इतने सारे लोग चाय पीते, खाना खाते, घूमते हैं, एयरपोर्ट में घूम रहे, जा रहे, इधर घूम रहे, भाई पैसे निकाल लो, कहीं से निकाल लो, कहाँ से निकाल लोगे पैसा? कहीं रखो भी, कहीं से कमाओगे भी। सरकार ने पता क्या कहा? टैक्स तो जितना पैसा कमा कर लेकर आओगे ना, टैक्स तो चाहे प्रत्यक्ष करो अप्रत्यक्ष करो, जितना पैसा लेकर आओगे संचित निधि रखो चुपचाप, बदतमीजी नहीं करनी बिल्कुल भी। भारत के आम लोगों तो पैसा लूट कर लेकर आ रहे हो तुम, यहाँ रखो संचित निधि में, यानी टैक्स का पैसा संचित निधि में रखा जा। स्टाम्प, कस्टम ड्यूटी टैक्स, बहुत सारे टैक्स है, तुम्हें पता करने संचित निधि में कौन कौन सा टैक्स रखा जा। समझ आई बात? मैंने सारा कर दिया, तुम लिख लोगे, पता करना तुम संचित निधि में कौन कौन सा पैसा रखा जा, कहाँ कहाँ तक पैसा हो संचित निधि में। मैंने बता दिया टैक्स का जितना कमाई सारी ये रखी जा। सीमा शुल्क उत्पाद, बिल्कुल गजब 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 ढा रही है। दिखाओ 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 दिखाओ, ठीक दो ही लिखो, देखो छोकरियां लिख दी ही है। सीमा शुल्क सरकार को मिलने वाले अनुच्छेद 266 में सरकार को मिलने वाला राजस्व सीमा शुल्क, हमारी सीमा में घुस गया कोई, आजा टैक्स दे, आया वो टैक्स लिया, आया समझ लो, जाकर इसमें संचित निधि में डाल दिया। इस संचित निधि का खाता आरबीआई के खाते, आरबीआई के पास हो, उसमें पटा रहा सारा का सारा पैसा है, बुझा रहा है। आया समझ लो, दुनिया की मोदी जी घर में यह संचित निधि रखी हो, उसमें अकाउंट में रखा हुआ पैसा है। उसके बाद उत्पाद शुल्क, कुछ भी चीज हमने बनाया ना, कुछ भी हमने मार्गरी बनाया ना कहीं हो, इस पर भी टैक्स दिया, वो टैक्स का जो पैसा आने इकट्ठा सारा का सारा खाते में डाल दिया संचित निधि में। उसके बाद आयकर, इनकम टैक्स, मैं हूँ, ये सोनू जी है, अच्छा इनकी इनकम 5 करोड़, मेरी इनकम पर टैक्स लगाया, आया दिया सरकार ने, सारा संचित निधि में डाल दिया। अच्छा संपदा शुल्क, संपदा का मतलब अगर मैंने कोई चीज ना, मेरी संपत्ति वा उसके पर मैंने अपने दिमाग का प्रयोग करके बनाई, उसके पर भी सरकार टैक्स लगागी, समझ गए? उसके बाद ठीक, ये संचित निधि में रखा जाएगा। थैंक यू मैम। संचित निधि बात समझ में आई? संचित निधि में कौन कौन सा पैसा रखा जाएगा, और भी तुम देख लेना कौन कौन सा पैसा रखा जाएगा। लेकिन एक बात और बताऊं तुम, अगर संचित निधि में जो पैसा दिया जाए ना, एक इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिका संपर्क टच भेज रहा हूँ लगा, सवाल पूछा था बार बार, संचित निधि से जो पैसा निकालना हो, उसे निकालने के लिए लोकसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो। जी हाँ, कोई आईएएस अधिकारी निकाल सकता, लोकसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो उस पैसे को निकालने के लिए। पता लगा उसको क्या क्या दिया था? राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, राज्यसभा के अध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति, जो सभापति होंगे वही अध्यक्ष होंगे, ऐसे बने उपसभापति हो, इनकी पैसा, वेतन, भत्ते, खर्चा सारा इनका इस निधि से निकाला जा। आज समझ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो ना, सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो उनके वेतन, भत्ते, फंड सब यहीं से। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो उन्हें पेंशन दी जाएगी इस निधि तक, और जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे और सैलरी देंगे उसकी जैसे राज्य में काम कर रहा हो। आया समझ में? राज्य संचित निधि तक बताया, ये पॉलिटी का पक्ष पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी का पक्ष पूछा जाएगा तुम संचित निधि से कैसे कैसे तनख्वाह दी जाएगी। और यह बात ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(2) में लिखी हुई। कितना याद करो भाई, कितना याद करो। ठीक है क्या यहाँ तक? चलो छोड़ दो, इतनी बातें याद आएगी। ये तो हमारी संचित निधि थी। मेन चीज है लोक निधि। लोक निधि बताओ किसका पैसा रखा जा, यही तो पढ़ाना हम। जा आप तो पॉलिटी पढ़ाने लगे। अरे भाई जा रहा हूँ, आज पहले देख तो लोक निधि में किसका पैसा रखा हो, कहाँ से आया पैसा, वही नहीं पता। लोक निधि हो, संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, कोई सी निधि हो, कोई सा फंड हो, कोई सा बैंक हो, पहले जो पता करो पैसा आया कहाँ से इसके भीतर। पता लग चुका है हाँ यहाँ पैसा कहाँ से आया, यहाँ पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये पता लग चुका क्या? इसमें जो पैसा रखा हुआ, इसमें जो लोक निधि पैसा रखा हुआ, देखो कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी, कुछ प्राइवेट कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, बीमे करवाते हैं कुछ लोग अपने, आया समझ में? कुछ लोग लोन लेते हैं, समझ में आई बात? या फिर इसकी EMI भरते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह की स्कीम चलाते हैं। तो बीमे हो, इंश्योरेंस हो, बीमा हो, इंश्योरेंस हो, PF कटना हो, GAPF कटना हो, बहुत सारे फंड हो, सारे फंड यहाँ रखे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे PF का नाम सुना था उन्होंने, PF प्रोविडेंट फंड। कहते हैं जो लोग कंपनी में मेरे तो PF कट रहा है, महिलाएं हो, पुरुष हो, कहते हैं मेरे तो PF कट रहा है, बहुत अच्छी बात मान लीजिए, PF कट रहा है। आज PF के बारे में समझाया जाएगा, PF का पैसा भी नहीं हो, आया समझ लो? ठीक, किसका पैसा हो? PF का, प्रोविडेंट फंड का, बीमे का पैसा सारा का सारा इसमें रखा जाए, सरकार के पास ही हो। हम बीमा करा, LIC का इसमें बीमा करवा रखा, और लगातार किस्त देता जा रहा। वो एक ना LIC कंपनी भाग ही नहीं सकती, सरकार थोड़ा भाग जाएगी, है समझ में? भाग ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है। तो सारा पैसा इसमें रखा जा, लोक निधि में। और सरकार ना इस पैसे का इस्तेमाल, तुम्हारा पैसा सरकार इस्तेमाल कर रही है। अब पता कैसे पूरा कर रही है? अपने घाटे पूरा करने के लिए तुम्हारा बना रखा है। लोगों को लग रहा है उसका PF कट रहा, लोगों को लग रहा है उसका PF कट रहा कंपनी में, आया समझ में? कहीं कंपनी में काम कर रहा हो, सरकारी कर्मचारी हो, उसका जो GPF कटता, तो लोगों को लग रहा है उसका PF कट रहा है, उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब उसके बाद ना उसका नहीं पता, वो जो खाता पैसा रखा हुआ उसका उधारीकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रही है सरकार, उधार ले रही है, उसका घाटा पूरा करने का पैसा इस्तेमाल कर रही है। इतनी तेज है सरकार, ये बात किसी को बताएगी?
है समझ में, सूक्ष्म तरीके से सोचो ना, हम तो अपना माइंड ब्रोड करना पड़ा। तो पीएफ का पैसा भी लोक निधि में रखा हुआ। अच्छा, आकस्मिक निधि में कौन सा पैसा हो ये बता दो भाई, ये भी बता दो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 दो था जो 267 है जो, उसमें आकस्मिक निधि, आकस्मिक का मतलब वो कभी पैसा निकालना पड़ जाए, मान लो कोरोना आएगा, सरकार को जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाई है आकस्मिक निधि की। इसमें क्या है, संचित निधि निकालेगा, इसमें जानबूझ का पैसा रखा जा, ये पैसा जब इस्तेमाल होगा जब कोई सीरियस कंडीशन हो जाए, बता तुरंत सरकार ने तुरंत आत्मनिर्भर भारत अभियान लगा चालू कर दिया, कहीं तुरंत बहुत बड़ी भूकंप आकर बहुत सारे लोग मर गए, वहां पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया बात है, ये आकस्मिक निधि, आकस्मिक का मतलब तुरंत झटके पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये आकस्मिक निधि का जिक्र कर रखा है। सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाई है, 51-56 हजार करोड़ के आसपास कैसे कर दिए, समझ में, इसको पैसा रखा, इमरजेंसी फंड बोल रहे, समझ आया समझ में। गुल्लक हो घर में, गुल्लक ऐसा समझ में, एक इंसान के पैसे रखने के 3 तरीके हो, समझ में आई बात है। महिलाओं ने मैं अपना बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, मैं बैंक में रखता हूँ और तो मेरी संचित निधि, मुझे सरकार मानकर चलो, समझ में आई बात है। दूसरे नंबर का जो मैं लोक निधि ना, कुछ पैसा ऐसा जो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता हूँ, अपने शेयर कभी बेच सकता हूँ, समझ में आई बात है। अपना पीएफ कभी निकलवा लूंगा मैं, क्या दिक्कत, तो मेरी 2 निधि होगी। तीसरा खाता मेरा पता क्या है, मेरा जो बैग है ना, बैग उसकी जो ऊपर की चैन है, ऐसे समझ में, उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं है, छेड़ी उन्होंने, समझ में आई बात है। सुन लो, ध्यान लगेगा, उसके पीछे एक और चैन है, ऐसे समझ में, उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उसे भी छेड़, उसके अंदर जो डब्बा ना, ऐसा समझ में, जो मोबाइल फोन का, उसके अंदर पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके जो नीचे एक कवर हटाओगे, उसके नीचे तक डब्बे के अंदर मोबाइल फोन का कवर हो ना, उसे हटाओगे, उसके नीचे हटाओगे ना तुम, तो तुम्हें एटीएम मिलेगा, पैसे वहां भी नहीं मिलने के, समझ में बात है। उसके नीचे तो फिर हटाओगे ना, उसके नीचे तक, ठीक, तो बंद करके उसमें रख दो, उसमें कुछ नहीं मिलने का। उसके पीछे तो बंद कर दिया, दूसरे वाले चैनल, तीसरे वाले चैनल पीछे जाए, तीसरे वाले चैनल में उसे छेड़ना मत बिल्कुल भी, समझ में आया बात है। उसमें महत्वपूर्ण उपहार रखे हुए, किसी के दिए हुए, समझ में आया बात है, ठीक ठीक, उसे मत छेड़ना बिल्कुल भी, उसमें ही पैसे रखता हूँ मैं, समझ में आया बात है। अब मैंने उसमें रखने बंद कर दिया बिल्कुल भी, मैं फ्रंट वाली चैन में पैसे रखता हूँ, बाकी सब बैंक में रखता हूँ। तो मेरी आकस्मिक निधि, जब भी मेरे पास आपत्तियां पड़ती है ना, मुझे 500 रुपये चाहिए, ऐसा समझना, जैसे गजनी, जैसे घर बना नहीं, किराएदार हूँ यहाँ का, तो ऐसे भाई जी 500 रुपये दिए, तो जो आकस्मिक निधि में निकाल कर झटके दे देता हूँ मैं, आकस्मिक निधि, ठीक, आकस्मिक निधि का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक, समझ में आ रहा, बुझा रहा, कोई दिक्कत, तीनों निधि समझ में आ गई। बस यही खास बात, जो मेरे पास जो फंड है तीनों, उनका इस्तेमाल भारतीय संविधान में कर नहीं रखा है, समझ ऐसा थोड़ा, ये भारतीय अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत जी के बैंक में पैसे रखे हुए, समझ में आई बात, ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत सरकार का बात, तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब हमें निकालना है जो म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश कर रखा है बाहर, इसे समझना हमें, इसके पैसे का सरकार इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती, फिर कैसे सरकार पैसा इस्तेमाल करती है। जो लोक निधि के अंदर ना, ये जो पैसा रखा हुआ, इसके अंदर पीएफ का पैसा, अब पीएफ देखो कहाँ कटता है, कैसा हो, पीएफ की पूरी जानकारी आज, पीएफ को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। और जो पीएफ किसका कटता होगा, जब किसी भी संगठन के अंदर ना, सुन लो, कहीं भी काम, मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, इनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, औपचारिक क्षेत्र हो, अनौपचारिक क्षेत्र हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, ऐसा समझो, कहीं भी अगर ऐसा क्षेत्र है ना, और वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो समझो पीएफ कानून वहाँ लागू होंगे, और तुरंत ना उनका पीएफ कटना चाहिए, उनकी सैलरी ना डायरेक्ट नहीं दे सकते तुम, उनकी सैलरी खाते में नहीं चाहिए, ये रूल है सरकार का, बात समझ में आई है, बुझा रही। मान लो इनके खेत में 20 लोग काम कर, 21 लोग काम कर रहे हैं, जब इनकी 21 लोग काम कर रहे हैं, लगातार 3-4 महीने हो गए ना काम करते 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 करते, तो ये ना डायरेक्ट नहीं पैसे दे सकते, कानूनी कार्रवाई हो जाए इनके ऊपर, डायरेक्ट खाता खुलवाना पड़ेगा ना, खाता खुलवाएगा, उसके अंदर पैसे डालने पड़ेंगे, और पीएफ भी कटवाना जरूरी होगा। पीएफ क्या हो, अब समझ लो पीएफ क्या हो, ये भी समझाते हैं तुम्हें, बुझा रहा, कितने लोग बताए, 20 लोग, 20 से ज़्यादा होता तो 21 जरूरी हो, 20, 21, 25, 20 के बाद जितने भी लोग हो, वहाँ पीएफ कटना अनिवार्य होगा। मान लो मैंने एसपीएल नाम की कंपनी खोल ली, एसपीएल नाम की, सोनू प्राइवेट लिमिटेड है, सोनू प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोल दी, ठीक, जो सोनू प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली है ना, इसके अंदर इसका काम है पकौड़ा बनाना, क्या नाम है, पकौड़ा, चाय पकौड़ा, अच्छा चाय पकौड़ा करना स्टार्ट करना, सोनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाय बनानी, चलो चाय बनाने का काम है सोनू प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आई बात है, ठीक। तो भाई सुन लो, और इसमें ना, तो मैंने इन सबको लगा दिया इसमें, तुम सबको लगा दिया इसमें, ठीक, और 10 लोग और आगे, और 10 लोग और आगे, इस तरह करके हमारा संगठन बनेगा 30 लोगों का, ठीक। मैं तुम्हें जो पैसे देता हूँ हैंड टू हैंड देता हूँ, और धर्म एक आधा पढ़ा लिखा निकल गया, ठीक, और जो निकल गया
ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया, ये खड़ी होगी कर दी आपने 30 हो रहे हैं, ठीक आपने सिखाया 30 हो रहे हैं। अब 20 के बाद आपने पता क्या कहा था, सैलरी मात्र खाते में चाहिए, पीएफ भी कटवाना। मैंने कहा पीएफ के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पीएफ क्या हो, पीएफ के मतलब प्रोविडेंट फंड हो, तो कैसे कटता है इसके बारे में समझना। कि और बीमारी होगा, ये वो बात विशेष तौर पर कहीं ध्यान रखनी चाहिए। किसी संगठन में अगर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, और तुम्हें पीएफ का मतलब समझ में आएगा, वह बात अलग है। भारत के अंदर ना केवल 6-7 करोड़ लोगों का पीएफ कट, सरकारी अगर गैर सरकारी लोगों को मिला दो तुम, 6-7 करोड़ लोगों का पीएफ कटता केवल, समझ गए, इतने कम लोगों का पीएफ। इसका मतलब पीएफ कानून था ना, जो जैसा तुम मेरे संगठन में काम कर रहे हैं ना, तो उस मतलब फायदा क्या हो नुकसान क्या हो ये समझेंगे। पहले हल्का हल्का समझ लो। पहले मान लो तुम्हारी सैलरी है 10,000, थोड़ा कम लग रहा है इतना पढ़ने के बाद, 20,000 ठीक है अप्रोक्सीमेटली 20,000, नहीं मैं गारंटी दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक आराम से तुम 20,000 रुपये दे दूंगा मैं, रियलिटी में बता रहा हूँ मैं, एक कंपनी बनाने वाला हूँ सच में। 20,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है, इसे छोड़ो वही कर लो पहले 20,000 सैलरी तुम्हारी मान लो, तो मेरे लिए काम कर, एक आँख हो रही, यहाँ देख लो, 20,000 रुपये मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हुआ, तुम मेरे यहाँ बैठ कर काम करोगे, तुम सबको मैंने कंप्यूटर पर बैठा रखा, कंप्यूटर पर किसी कुछ काम दे रखा, किसी झाड़ू मारना वो लगा, सबको अलग अलग मैंने काम दे दिया, सबकी सैलरी 20,000, ठीक। और तुम बंदे बता कितने हो चुके मेरे पास, 25 बंदे तुम मेरे पास काम करते हो, 25 नहीं 30 बंदे, 30 बंदे मेरे साथ काम करते हो तुम, ठीक 30 कैंडिडेट जो मेरे पास काम करते हैं, और मैंने तो 20,000 सैलरी देता हूँ, समझ में आया बात है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 2 तरीके तुम्हारे पास, नंबर फर्स्ट कहते हैं कैश है ना, जो कैश हाथ में लेते हैं उसे लेके अलग ही अनुभूति हो, क्या झंझट अकाउंट में कौन कटवाना चाहेगा, हाथ में ले, तो तुम्हारे पास सैलरी लेने के 2 तरीके, एक तो हाथ में ले लो, खाते में ले लो, तो कैसे लोगे, बदतमीज जो खाते में लेने वाले, खाते में जाकर फिर भी तो निकलवाऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, ज़्यादा होशियार बनने आगे की। कैश को परफेक्टली एसिड्स बोलते हैं, एज सबसे मेन चीज़ हाथ में लो सैलरी, हैंड टू हैंड, पैसा गांव में भी समझा जाए, पैसा अपने हाथ का हो। अब बताओ हाथ में लोगे कि खाते में लोगे पैसे, खाते में क्यों लोगे पैसे, फिर भी तो हाथ में ले जाइए पैसा, खाते में तो पहले क्या, अभी जो कहा उसके हिसाब से सोच, तो हाथ, तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे खाते में नहीं हाथ में लोगे पैसा, क्योंकि कैश को परफेक्टली एसिड्स मानना था, तुरंत खाते में लेगी हाथ में लेगी पैसा, हाँ टाइम नंबर बात करो, समझ करो, बात समझ लो यार, क्यों कहते हैं उसे लेकर ना अलग ही अनुभूति हो। अब तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, सुनो आंसर। दूसरा मैं कहने लगा तुम्हें ना, तुम्हारा पैसा खाते में आने वाला, और खाते में आने वाला ना, और तुम्हारे खाते में ना इस बार तुम्हारे खाते में ना 18,000 आने वाले। अब बताओ खाते में लोगे हाथ में लोगे पैसा, खाते में लोगे तो 18,000 आने वाले, हाथ में लोगे तो 20,000 आने वाले हैं, खाते 18,000 आने वाले और हाथ में लेंगे तो 20,000 आने वाले। इससे वजह तेरे बाप पे ज्यादा पैसा, ऐसे समझ में 18,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें, ठीक कितने कट गए, 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये है ना, ये 2,000 रुपये ये भी काट लूंगा तुम्हारे, ये तुम्हारे काट ले जाएंगे, ये 2,000 रुपये तुम्हारे काट ले जाएंगे। अरे काटने के बाद तुम्हें कहा जाएगा कि तुम ना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब तक 5 साल तक तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, तो 5 साल जब तुम तैयारी कर लोगे ना, जब बीच में जब तुम्हें निकलवाना हो, जब तुम यहाँ था मन भर जाएगा, मेरी जो स्टार्टअप है, जो मैंने स्टार्टअप तैयार करा उसमें काम करके तुम्हारा मन भर जाएगा, ये सारे पैसे तुम्हें जब मिल जाए, तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा तुझे अच्छा लगा, मैं तुम काट काट के पैसे दे रहा तुझे, तेरी सैलरी था, ऐसे समझ, मैं कह रहा हूँ मैं तो 2,000 रुपये तुम्हें तुम्हारे खाते में तो निकाल लिए, ठीक मैं हूँ, ये कौन होगा 2,000 रुपये है ना, 2,000 सुन लो ध्यान लगा, 2,000 रुपये में तुम्हारे काट लिए, तुम अच्छा लगा बुरा लगा, पहले तुम्हें 20,000 मिल रहे थे, 2,000 रुपये में तुम्हारे काट लिए, 2,000 रुपये कटे ना तुम्हारे, सीधे पीएफ में चले गए, पीएफ फंड में चले गए, इसे गलती पीएफ कट गया उसका, 2,000 रुपये कट गया, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज होगा, अब मैं कहता हूँ 2,000 रुपये में ना मैं तुम्हें 1,000 रुपये और जोड़ कर दूंगा, आया समझ, तो कितने होंगे 3,000,
जब तुम्हें वापस करूंगा ना मैं, तो तुम्हें 1000, तुम्हें 2000 नहीं, तो 1000 रुपये अपनी तरफ जिसके यहाँ तुम काम कर रहे थे मैं जोड़ को दूंगा, तुम अब वापस करूंगा तुम्हें। अब कितना होगा? तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी 20,000 नहीं 21,000 होगा। तो अब तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा? ऐसे बताओ, कोई दिक्कत है तक? अब तुम्हारे अकाउंट में तुम 3,000 रुपये में 3,000 1,000 रुपये एडवांस मिलेंगे वो जोड़ कर। जो एम्प्लॉयर है ना जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हैं वो भी तुम्हारे खाते में पैसे डाल लगा। ठीक, इसलिए जितने भी जो संगठन है ना वे ऐसा काम करते हैं कि पीएफ के दायरे से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर पीएफ कटना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हैं उसे भी पैसे देने पड़े, इसीलिए ना वो चाहता है कि लोग पीएफ के दायरे में नहीं आओ। ऐसे बहुत सारे संगठन भारत के अंदर, मुझे तो सुनकर हैरानी हो, भारत में केवल 6-7 करोड़ लोगों का पीएफ कटा। बताओ, 6 से 7 करोड़ लोगों के बीच में इनका ही पीएफ कटा। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल 6-7 करोड़ लोगों का पीएफ कटा। इसका मतलब ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जहाँ 20 से ज्यादा लोग काम करते हो। ऐसी जगह दिखा दूंगा तो 100 लोग काम कर रहे हैं और वहां उसका पीएफ कटना चाहिए, कटता ही नहीं पीएफ। क्यों नहीं कटता? जिस संगठन में काम कर रहे हैं ना उस वे तो जो काम कर रहे हैं जागरूक तो जागरूक है ही नहीं, काम ही क्यों करते फिर वहां? ऐसा समझ लो। दूसरा, जो उनका मालिक है ना उसे सब पता है ये बात है यार पीएफ कटना चाहिए, वो जानबूझ कर ना इनको इग्नोर करता रहता, आंकड़ों में हमेशा कम दिखाता। हाँ, उसे तो फायदा जब तक पीएफ कानून कटवाता। ऐसा समझ, लेकिन गलत बात है ना, इनलीगल काम नहीं कर रहा हो, इसीलिए इलीगल काम करा नहीं कर रहा हो। ऐसा मन सोच लो 6-7 करोड़ लोग पीएफ कटवाते हैं। अब ये जो लोक निधि के अंदर जो पैसा रखा हुआ ना, लोक निधि में जो पैसा रखा, पीएफ का पैसा भी रखा हुआ, बीमे का पैसा भी रखा हुआ, सारा पैसा इसमें रखा हुआ। तो सरकार बता क्या करती है? सरकार क्या करती है? सरकार जो पीएफ का पैसा रखा हुआ, तुम्हारा पैसा तो यहाँ चला गया, सरकार इस पैसे का ना, इस पैसे का प्रयोग जो तुम्हारा पीएफ कट चुका था, इस पैसे का प्रयोग सरकार ना अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है। आए समझ में? पैसा किसका? हमारा। और सरकार घाटा किसका पूरा कर रही? अपना। आए समझ में? तो तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बता मुझे, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? अच्छा कैसे लग रहा है? बदतमीज है तू। तेरे पैसे का इस्तेमाल सरकार कर रही, तेरे पैसे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है काट कर, तेरे पैसे खाते तो पैसा काट लिया और इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तुझे अच्छा लगेगा? कैसे हुआ वापस? कैसे? तो ये सही है क्या तेरे पैसे का इस्तेमाल कर रहा? अब आगे क्या सोच रही है ना तू? यही तो गलत बात है। अच्छा यूं बताओ, मेरे खाते में 20,000 सैलरी आनी चाहिए थी, 2,000 रुपए पैसे काट लिए गए। पूरे भारत में सोचो कितना पैसा कट रहा है सबके खाते में, कट रहा है। और उनके पास खाते में पैसा चला गया सरकार के पास, वो फ्री फंड में सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल सरकार किस काम के लिए करी? सोच तो लो, अपने घाटे को पूरा करने के लिए लग रही। ऐसा समझ में? और तुम कह रहे तुम्हें अच्छा लग रहा, ऐसा समझ में? ठीक, और तुम्हें अच्छा लग रहा, तुम्हें क्यों लग रहा है अच्छा? तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा लगने का कारण बताया, ये जो बताओ अच्छा लगने का कारण बताइए करे। तुझे अच्छा क्यों लग रहा है? तेरे लिए अच्छा क्यों है? मेरे लिए अच्छा ही है कि हम अपनी एसेट को ना मतलब कि जोड़ नहीं पाते। एक नॉर्मल घर में यही हो, अब हमारी मम्मी भी जाते हैं बाहर तो जोड़ नहीं पाते पैसे को, जितना लागे 6,000 7,000 तो घर में ही मतलब सारा खत्म हो जाए। अब 6 महीनों के बाद या फिर साल के बाद जितना भी होता है 20,000 30,000 एक पॉइंट होगा, हम निकाल कर मतलब खर्च कर सकते हैं। अगर तुझे पता लग रहा है कि जो तू पैसा अकाउंट में इकट्ठा कर रही, अब तुझे पता लगा उस पैसे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? कोई और कर रहा पर हमें तो वापस मिला ना वो। इसकी तू गारंटी, इसका मतलब तेरा भारत सरकार पर भी विश्वास बना हुआ, ऐसा समझ। और तुझे लगा सरकार की स्थिति बहुत नाजुक है और सरकार ने बैन लगा दिया कि हम पीएफ का पैसा नहीं निकलवा सकते, फिर क्या करेगी? अच्छा लग रहा बुरा लग रहा? अच्छा, इतना विश्वास है तेरा भारत सरकार को? भारत सरकार पे आंख बंद कर आंख मूंद कर कितना विश्वास है ना भारत के लोगों का। ऐसा समझ, सरकार ने कल को आया नोटिस जारी करा छोटा सा, सर ने कहा तुम पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते 2 साल तक, जाओ क्या कर लोगे तुम? तो तुम्हें कैसा अच्छा लग रहा? तुम्हें कैसा अच्छा लग रहा? तुम्हारे पैसे कट रहे, इस्तेमाल कोई और कर रहा। पीएफ का पैसा सरकार इस्तेमाल कर रही है अपने घाटे पूरा करने के लिए, तुम्हें अच्छा लग रहा? ऐसा समझ में? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब तुम्हें पैसा रखने की तमीज ही नहीं है। सही बात तो है, पैसा ही रखना था, पैसा ही नहीं रखना था तुमको। बताओ कितने कैसे इंसान है यार, बड़े बदतमीज इंसान है, अपने पैसे की कदर नहीं है। बैंक का कॉन्सेप्ट और पीएफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, समझ में आए बात? ये चीज समझाना। मैंने एडवांस, यही तो दिक्कत है। ऐसा समझ में, तुम यूपीएससी तो ऊपर के लेवल के, अभी जहां बताया वहां सोच नहीं रहे, समस्या यही है तुम्हारे। ऊपर जाकर सोच रहे पता नहीं क्या होगा, जो बताया तेरे सोच रहे पहले। बड़े बदतमीज, थारे बस का नहीं है पढ़ना। अरे तुम्हारे, मैंने कहा तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तुम अच्छा भी लग रहा हो, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे बता दो। ठीक, तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा है?
अब देख इसके मुंह से सही बात निकल के आ रही, सरकार ने अपने फायदे के लिए पीएफ बनाया है। समझ में आया बात ये? क्योंकि वैसे तो लोगों से मांग नहीं सकती। ठीक, वैसे तो लोगों को मालूम चल रही है। ऐसे समझ लो ये कितने बेहतरीन फंडा इस्तेमाल कर रखा है उन्होंने पीएफ। तो पीएफ के पैसे का सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, और वो भी अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तुम जो पैसा जमा कर रखा है ना, वो पीएफ जो तुम जमा कर रखा है, तो लोगों को इतना विश्वास है मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा समझ, सरकार छोटा सा नोटिस जारी करती है, पीएफ का पैसा आप 3 साल तक पहले निकलवा सकते हैं, जाओ क्या कर लो तुम सरकार को। हाँ देखो इसने बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़े। इन्हें पता लग रहा है कि पीएफ का पैसा इन्हें अच्छा लग रहा है, अच्छा अब लगना चाहिए जो मैं बताऊंगा भैया। समझ में आया बात है? बताओ। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो हमने कुछ भी जोड़ के रखा था पैसे वगैरह, तो वो पैसे की जरूरत पड़ रही थी। तो उसके बाद जब हमने मतलब वैसे तो मिल गया था, उधार जब मिल गया था, लेकिन उसे चुकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए था हमारे पास, तो हम पीएफ कढ़वा ले गए थे, तो उससे एक फायदा तो हुआ ना। अच्छा फायदा हुआ तो बता दिया, फायदा होगा एक। हाँ तो वही तो इसलिए पसंद आ रहा ना। अच्छा इसे पसंद आ रहा, ठीक है। इसे कहते हैं छोटी सोच, पैरमोच इन तीनों को जिंदगी तंग करा, कभी सोच ही नहीं पाए पड़ता। 3,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से 3,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से कटेगी, 20,000 तुम्हारी सैलरी थी, 3,000 रुपये 2,000 रुपये तुम्हारे गायब जा रहे हैं। समझ में आया बात या? और तुम्हें ये बात पता लग जाएगा तुम्हारे गायब जा रहे हैं, और तुम्हें इतनी जानकारी, तुम्हें ये पता लग रहा है बाद में जाकर पता लग रहा तुम्हें कि तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तुम खुश हो रहे, बधाई हो तुम्हें। इतने महामुरों के इंसान नहीं बैठे वहां धरती पर, इन्हें अच्छा लग रहा है इनके पैसे का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। ठीक, इन्हें बता बस इकट्ठा होकर मिल जाना, दिक्कत क्या है? जानकारी नहीं है अभी से बता, तुम अभी पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आ जाओ। हाँ तो दिक्कत हो तुझे कुछ? तो फिर वोट बैंक को खतरा नहीं होगा उनकी? कौन से वोट? अरे कोरोना जैसी कंडीशन में मन नहीं कर सकते क्या? बेवकूफ होगा कुछ? तो मैंने बता दिया मैं क्या करूं, जब ऐसे सवाल पूछेगी तो ये बताया जाएगा ना। सुन लो, ये 3,000 रुपए ने कट कर, मान लो 6 से 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग उनके 3,000 रुपए कटे, गुना कर दो 7 या 21, कितने बैठेंगे? 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ मान लो मोटे मोटे तरीके से इसमें लोक निधि में चले गए। अब जो लोक निधि में पैसा रखा हुआ है ना, वो चले जाओ सीधा एसबीआई में जमा हो, क्योंकि अधिकांश जो खाते हैं ना एसबीआई में हो, इसलिए एसबीआई में बहुत भीड़ है। वो जानबूझ कर लोग सरकारी सारे खाते एसबीआई खोले हुए, अब तो खुलने लगे दूसरे बैंकों में। समझ में आया बात? ये पैसा सीधा एसबीआई में कट जाता है, सैलरी दिखा तो एचडीएफसी में भी दूसरे बैंकों में कटना स्टार्ट हो चुका है। समझ में आया बात? लेकिन एसबीआई के खाते में चला जा, फिर एसबीआई के खाते में, और जो एसबीआई है ना, एसबीआई भी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके खाते में पड़ा हुआ पैसा है वो पीएफ का कटा हुआ, उससे तुम्हारे वो भारत सरकार की संचित निधि में ट्रांसफर कर दो तुरंत पैसा, वहीं बैठे बैठे हुए भारत सरकार की संचित निधि लोक निधि में ट्रांसफर कर देगी पीएफ के पैसे को। अब सरकार क्या करेगी? सरकार के हाथों में, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी हो। अब तुम बताओ, तुम्हारा पैसा क्या तुम चाहते हो उसके पैसे का इस्तेमाल भारत सरकार घाटा पूरा करने के लिए करे? क्या तुम चाहते हो? ऐसा कौन सा जो तुम चाह रहा कि भारत सरकार तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल घाटा पूरा करने के लिए करे? तुम चाहते हो कि भारत सरकार तुम्हारा पैसा एक अकाउंट में सेव कर, लेकिन सरकार उसका इस्तेमाल कर रही, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तुम चाहते हो? तुम चाहते हो? अभी बोल दो। हाँ बोल दो। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें कि बताओ, क्या तुम चाहते हो भारत सरकार के पास जो पैसा रखा हुआ, लोक निधि में जो पैसा रखा हुआ तुम्हारा पैसा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अनुमति के बिना भारत सरकार, तुम्हारी अनुमति के बिना भारत सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर ही नहीं सकती? तुम्हारा पैसा कर ही नहीं सकती, तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। लेकिन अगला सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे कि बताओ, क्या तुम जो तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ था, क्या तुम उसे बढ़ा के चाहते हो कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मिला? ऐसे बताओ, चाहते हो नहीं चाहते? तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था, मान लो 4 महीने में 4 लाख रुपए हो चुका, क्या तुम चाहते हो 6 लाख रुपए मिलो तुम्हें? क्या तुम चाहते हो 6 लाख रुपए? ऐसे समझ, इससे बदल इन सारे इंसान पैसा खोरी में बहुत तेज हो। ऐसे समझ में, सारे इंसान पैसा खोरी में कोई तेज हो, बहुत तेज हो, सब आगो तुम पैसा खोरी में। समझ में आया बात? है ठीक, सुन लो क्या होगा। अभी जितना बताया जा रहा है इस पर ध्यान लगा, एडवांस में बोलने बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले? ठीक, सरकार तुमसे अनुमति मांगती है, और सरकार पता क्या कहती है? सरकार कहती है आप हम तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ब्याज देंगे। सरकार कहती है कि हम तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब ना तुम्हारे
तुम्हें ब्याज देंगे। तो सरकार ना अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार इस पैसे को इस्तेमाल करती है और तुम्हें ना अधिक से अधिक रिटर्न देती है। समझ में आई बात यार? अब बताओ तुम भारत सरकार को अनुमति दोगे कि नहीं कि तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल करने का? आया समझ में? अनुमति दोगे, खुल को दोगे, जो कह रहे और ले जाओ, आया समझ में? वापस कर देना हमारा ज्यादा ज्यादा। अब बताओ कोई दिक्कत है कहाँ तक? लेकिन तुम्हारी अनुमति के बिना ना कोई तुम्हारे पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुमने अनुमति दी और बताया कि अगर तुम अनुमति दोगे, ऐसा कौन नहीं चाहेगा पैसा बढ़ा के मिला। यहाँ तो अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत सरकार कह रही है तुम पैसे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कौन अनुमति देगा? सरकार ने खुद ही कह दिया मैं बढ़ा दूंगी पैसा, फिर कौन अनुमति देगा? सब अनुमति देंगे, अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सरकार बढ़ा के दे रही है पैसा। तो सरकार तुम्हारे जो पीएफ का प्रोविडेंट फंड का जो पैसा कटता वो सरकार की लोक नीति में पड़ा हुआ 266(2) के तहत लोक नीति में पड़ा हुआ उस पैसे का इस्तेमाल भारत सरकार अपना घाटे को पूरा करने के लिए करती है। पैसा करा नहीं इस बार, समझ में आई बात है? बहुत ही कम करा पैसा इस्तेमाल इसका, लेकिन करती है। पता होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे जो पीएफ का पैसा कट रहा है उसका इस्तेमाल भारत सरकार, उसका इस्तेमाल ना भारत सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए कर रही है, जो बजट में घाटा होता है। ये बात पता होनी चाहिए। लोक नीति में सवाल पूछा जा चुका, समझ में आई बात यार? कि लोक नीति का जो इस्तेमाल हो ना सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है। तो आपका आंसर होगा हाँ करती है। लोक नीति के संचित निधि का इस्तेमाल करती है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए संचित निधि का इस्तेमाल करती है। आकस्मिक निधि का, लोक नीति के पैसे का इस्तेमाल करती है। ऐसे समझ में? लोक नीति के तहत जो लोक नीति के अंदर जो पैसा रखा हुआ भारत सरकार उसे न अपने घाटे को पूरा करने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट। याद रहेगी बात? या कितना बेहतरीन तरीके से समझाना पड़ेगा इसको। तो ये वाला पॉइंट भी हुआ हमारा क्लियर। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? बड़ी महान मूर्ति हो यार तुम। जो लोक नीति का पैसा ना वो ना ऋण की प्रकृति का एक प्रकार था, वो भी एक प्रकार का उधार है। ऐसा समझिए, भी तो उधारी ऋण की प्रकृति नहीं है। ऐसा समझ में? ऋण की प्रकृति होना, ये भी बाजार से उधारी ऋण एक प्रकार का, उधारी ये भी एक प्रकार का। ये भी उधारी ली थी भारत सरकार, देखो ये भी उधार ली आरबीआई से, बाजार से, लोक नीति से उधार लिया तुमसे। मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें ब्याज दे दूंगी। ऐसा समझ में? तुम्हारा पैसा नहीं हो तो तुम्हारा पैसा रखा हुआ यूज कर रही, तुमसे पूछ के यूज कर रही, तुम्हें ब्याज दूंगी। तो उधारी नहीं एक प्रकार का। भारत सरकार तुम्हारे सामने हाथ फैला रही, 3 तरीके से हाथ फैला रही। एक बिल्कुल गजब सवाल पूछ दिए। ऐसा समझ में? पीएफ का जो रेट है ना अभी वर्तमान समय में 8.1% चल रहा है। 3 महीने में जारी हो, पहले 1 साल में जारी होता था, जब 3 महीने में जारी हो। गूगल पर सर्च करना पीएफ का रेट कितना चल रहा है। तो सही सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछेगा। देखो गजब का रेट देगा सरकार, फिर कौन मना कर रहा है? ऐसे तुम किसी के यहाँ पैसे दे दो ब्याज पर 2%, 3%, 5%, और सरकार पीएफ जो तुम कटवा रहे हैं ना, इससे ज्यादा जो अच्छे लोग वे चाहते हैं उनको ज्यादा पीएफ कटे, ज्यादा पीएफ कटे, जो तो सरकार को लोगों को फायदा होगा। इसलिए चाहते हैं उनको ज्यादा पीएफ कटे, क्योंकि सरकार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको गजबे का इंटरेस्ट है। ऐसे वजह इसका मतलब आसान भाषा में समझाऊं, तुमने सरकार के पास 8%, 8.1 चला वर्तमान समय, कल ही चेक करा था मैंने 8.1। अभी गूगल पर जाकर करो पीएफ रेट इंटरेस्ट, जो पीएफ कट रहा है ना, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, उसको कितना ब्याज मिल रहा है? उसको 8.1% है। इसका मतलब पता क्या? सरकार को तुमने 100 रुपए दिए, सरकार तुम्हें जो पैसा वापस करेगी ना, तुम्हें 108 रुपए देगी सरकार। 108 रुपए, ये 8.1%, 108.1 रुपए देगी तुमने सरकार को दिए थे इतने, सरकार को तुम्हें दिए इतने। इस तरह तुम 100 रुपए और 100 रुपए और 100 रुपए, 1000 रुपये करोगे अलग होगा, 2000 रुपये करोगे अलग होगा। ये 8.1%। समझ में आया बात? या आसान भाषा में ऐसा समझ लो, तुमने सरकार को 1 रुपया दिया, सरकार तुम 8 रुपये देगी। आज समझ में? कोई दिक्कत? इसका ये मतलब सरकार को तुमने 1 रुपया दिया, सरकार तुम्हारी सैलरी 10 रुपये, तुम्हारे 9 रुपये तुम्हारे खाते में आ चुके, 1 रुपया सरकार ने काट लिया, और तुम सरकार के पास दोबारा 1 साल बाद पैसे मांगने गए, तो सरकार ने उसका 1 रुपये का तुम्हें 8 रुपये बना के दिए। तो तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छा लगा। तुम्हारा कितना रुपया कटा था और सरकार ने कितने बना के दिए? इस सब गजब क्या हो सकता है? गजबे कर दिया बे। ऐसे समझ में? इसलिए सब लोग पीएफ कटवाना चाहते हैं। ऐसे समझ में? लेकिन पीएफ में ना जो पैसा कट, जिसके यहाँ पीएफ कट रहा है ना उसका भी योगदान हो। इसलिए पीएफ कानून तुम पढ़ सकते हो उठा। पीएफ कानून के तहत ना 20 लोग जहाँ काम कर रहे होंगे, चाहे सरकारी क्षेत्र चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, वहाँ पीएफ कटवाना अनिवार्य होगा। पढ़ाई कौन? ये भारत सरकार तय करे, क्योंकि भारत सरकार को ब्याज देना है। वो तो तय करे कि उसमें पीएफ कानून में लिखा हुआ, पीएफ जो संसद में कानून बनाया गया था कि जिसके यहाँ भी पीएफ कटना स्टार्ट होगा, इसे अपनी तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे तुम मेरे यहाँ काम कर रहे 30 बंदे, तो तुम्हारे अगर मैंने तुम्हारे 1000 रुपये कट गए ना तुम्हारे, तो इसमें तो 100-150 रुपये मुझे डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तुम्हें सबको देने पड़ेंगे। आया समझ में? ये मेरा रूल है,
इतने बड़े संगठन में काम, मुझे भी तो लाभ हो रहा होगा, आया समझ में, तो जो तुम्हारे ना फिर फ्यूचर में काम आएगा। इतनी बात होता है, समझ में नहीं है कोई दिक्कत। एक होती पेंशन, पेंशन का पैसा, हम सुना पेंशन का, पेंशन का पैसा हम सारा यही रखते इस वाली इसमें, पेंशन का पैसा सारा, पेंशन का सारा पैसा हम लोग डीजी में रखते हैं, जितना पैसा कटता है बताओ सारा बात लास्ट में जाकर इकट्ठा होकर मिल जाता है रिटायरमेंट का। समझ में आ बात है, जो पेंशन का पैसा था ना तो सारा, तो समस्या पता क्या हुई, समस्या यह हुई कि पेंशन का पैसा था, पेंशन कर दी गई बंद, अटल बिहारी वाजपेयी था, आया समझ में, 2000 उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आया, उसने कहा कि पेंशन नहीं देने के, पेंशन में बहुत पैसा दे जा, सीधा इकट्ठा लास्ट में जाकर पैसा दे देंगे, और ये बार जो रिटायरमेंट हो जाना जो सरकारी कर्मचारी, इसके बाद जो पेंशन देना बहुत बड़ी समस्या। उसने कहा 2004 तो पहले का जो भी लगा हुआ उसे तो पेंशन मिलेगी, और 2004 के बाद जो भी लगा उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी, भाड़ में पेंशन, पेंशन बंद कर दी, लोगों को झटका। इसे कहते हैं सरकार ने ना बुढ़ापे की लाठी छीन ली, सरकार ने बुढ़ापे की लाठी छीन ली। एक इंसान मतलब तुम 60 साल नौकरी करी तुमने, आगे 20 साल भी जाने तुम, तो तुम सरकार पैसा तो देती, साथ साथ तुम्हें पेंशन देती, जैसे तुम्हारी सैलरी 40,000 सैलरी 40,000 थी तो 20,000 तुम्हें सैलरी मिल जाती तुम्हें, इतना बेहतरीन प्रावधान था। सरकार ने कहा हम इस पेंशन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, हम पेंशन नहीं देने के आज के बाद। और 2006 के बाद, 2006 तो जो पहले के लगे हुए थे उन्हें तो पेंशन मिलेगी, 2006 के बाद से पूर्ण रूप से पेंशन को बंद कर दिया गया। 2004 से पहले के बाद, जो 2004 के बाद ना जो लगे उन्होंने 2006 तो पूरी तरह बंद कर दिया गया, ऐसा समझ लो 2006 तक तो मिली, ऐसा समझ लो कहा कि 2004 से पहले के जो लगे हुए उसको कोई पैसा नहीं मिलने का, ऐसा समझ लो पेंशन का, उसकी पेंशन ही बंद कर दी गई। मान लो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगती है, तुम रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हें पेंशन नहीं मिलने की, ऐसा समझ लो इसकी दादी को पेंशन मिलती होगी, तेरे बाबा 2004 तक पहले के लगे हुए थे इसलिए मिल रही पेंशन, ऐसा समझ लो। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि 2004 के बाद जो भी अब लगेगा गवर्नमेंट कर्मचारी बनेगा उसे पेंशन नहीं मिलने की, आज चुपचाप अपना पीएफ कटवा लियो और लास्ट में जाके निकलवा लियो। एक नई स्कीम लेगा फिर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें खुद ही अपने पैसे डालने पड़े छोटे छोटे करके, और फिर बाद में हमें पेंशन देगा, ऐसा समझ में। वो देखो एक मैजिक लॉलीपॉप हो है, कुछ नहीं हो, जो इन्होंने दिया लास्ट में जाकर बच्चों को, ऐसा समझ लोगों को दिया 2006 के बाद। अब पता क्या हुआ, तुम्हें तो खुद ही जानकारी नहीं होगी, जिस सांसद था वो अटल बिहारी वाजपेयी, आज फूल माला चढ़ाओ दबाएगा, उन्होंने तो तुम बुढ़ापे की लाठी छीन ली तुम्हारी, जो काम करते थे, इतना बड़ा फंड बंद कर दिया, इस बात पर आलोचना हो उनकी, और क्या कर दिया, और तुम्हें खुद ही जानकारी नहीं होगी, जिस मालिक ने पेंशन खुद बंद कर दी वो खुद अपने आप पूरी जिंदगी उसने अपनी ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद पेंशन के बल पर गुजारी। ऐसे माना एक बार कोई सांसद बन जाना, एक बार कोई इंसान सांसद बन जा, चाहे एक दिन के लिए सांसद बना था, एमपी बना था, लोकसभा में बैठ गया, जाकर राज्यसभा में बैठ गया, पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी उसे, रूल हो। हाँ, और तुम्हें जानकारी नहीं होगी, एक इंसान है ना, एक व्यक्ति तुम्हें पता वो वित्त मंत्री भी हो सकता, एक वो फलाना मंत्री भी हो सकता, एक व्यक्ति के पास 3 मंत्री हो तो 3 मंत्रालयों से पेंशन मिलेगी, सोच लो तुम, ऐसा प्रावधान है मंत्री के लिए, ऐसा प्रावधान है। और आम आदमी की पेंशन छीन ली उन्होंने, इसलिए सब विरोध करते हैं इस बात कि सरकार ने ना बुढ़ापे की लाठी छीन ली, सबकी पेंशन बंद कर दी। ऐसा समझ में, आए दिन कर्मचारियों ने बहुत हड़तालें करी, समझ में आई बात है। ये सरकार कह रही है कि हम पेंशन लागू करेंगे, तो लेकिन मुझे तो कोई चांस नहीं लगता ये वाली सरकार कह रही है, ऐसा समझ में। अगर ऐसा होता है ना, ठीक, जो सरकार आती है वास्तव में, और उसने कहा बड़े बड़े वादे कर दिए कि हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, तो जम को वोट पड़ा बस, मजाक नहीं करना, जम को वोट पड़ा बस, सारे गवर्नमेंट कर्मचारी इस पर वोट मारेंगे मोहर, एक कभी लेकिन दम नहीं निकलता। क्यों निकलता, घाटा ही देख लो, पहले 37 पैसा खा, यही पूरा नहीं हो रहा है इनको, ऐसा फिर पैसा पेंशन का पैसा देंगे तो फिर कहाँ से लाना पैसा है, 37 पैसे घाटे, 37 पैसे का जो घाटा मैनेज करने में इनके तो इन्हें तो पसीने छूट रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम करेंगे तो ये घाटा और बढ़ जाएगा, ऐसा समझो ये घाटा और बढ़ जाएगा। तो ये पेंशन का बहुत बड़ा लफड़ा है, इसके बारे में तुम पढ़ना चाहिए कि पेंशन का सिस्टम क्या था, मैंने तुम बता ही दिया। मंत्री को देख लो क्या हालचाल है, एक बार कोई सांसद विधायक भी बन गया ना तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी उसे, भर को 84,000 पेंशन है उसकी, 84,000 पेंशन सांसद की, समझ में आया बात है। हाँ, सैलरी 2-2.5 लाख रुपए सैलरी मिला ना, बढ़ रही है ना सैलरी। और फ्लाइट का किराया फ्री, टोल टैक्स नो टोल टैक्स, गाड़ी फ्री, पेट्रोल डीजल सब फ्री के लिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे सब फ्री, चाय फ्री, सब चीज फ्री। सांसद नहीं थोड़ा बना जा, लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, मैं 2024 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ लोकसभा का, हरिद्वार की सीट से। 2014 में चुनाव लड़ने, 2024 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।
हरिद्वार की लोकसभा सीट तो सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, देखो मैं कितना वोट बैंक में लगा मुझे साधारण नागरिक तरीके से। अगले साल में यहाँ से निकलना, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, जून में पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, सच में रियलिटी बात है। राजनीति में जा रहा हूँ, उसके बाद ना पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी मुझे फिर। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं जा रहा हूँ फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 543। इनमें तो एक में भी होऊंगा फिर, बेवकूफ होगा इनमें जाऊंगा 543 में। इतनी बात बता दो मुझे समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ सरकार, कोई तुमसे पूछे सरकार लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल कर सकती है क्या अपने घाटे को पूरा करने के लिए? कर सकती है, करती है, करती है। संचित निधि का इस्तेमाल कर सकती है, संचित निधि का, और नहीं करती। आकस्मिक निधि का नहीं, ये तो खुद ही भूखी ऐसे वजह में। अब संभालो विनिवेश क्या हो? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, इसे थोड़ा समझ लो। विनिवेश क्या, ये बात समझ में आ रही, बुझा रही है? अब विनिवेश समझो, एक को विनिवेश को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, समझो ध्यान से अच्छे तरीके से है क्या चीज डिसइन्वेस्टमेंट। देखो विनिवेश क्या हो, ये भारत सरकार है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हटाओ हटाओ, बाय कर रही है बदतमीज। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। विनिवेश क्या हो? विनिवेश तो भारत सरकार को पैसा प्राप्त हो, हाँ, भारत सरकार अपना घाटा पूरा करती है। और विनिवेश का जो कंसेप्ट है ना, मनमोहन सिंह ले गए थे 1995 से पहले नीचे कर ले, तोड़ दो। विनिवेश का जो कंसेप्ट है ये ले गए थे, पता कौन? मनमोहन सिंह, 1991 के बाद 1995 में, ठीक। तो जो विनिवेश हो ना, मान लो सरकार ने बहुत सारे पीएसयू बनाए थे, पीएसयू, इन्हें बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। हिंदी में नाम लिखना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अभी नहीं समझ में, आसान भाषा समझाता हूँ। बीएसएनएल, ऐसा समझ, ये बीएसएनएल ना भारत संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी सरकारी कंपनी, ऐसा समझ। तो भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे पीएसयू, पीएसयू का मतलब उन्होंने पिस्सू नहीं है, पीएसयू, समझ में बात है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी उद्यम, सरकारी कंपनियां, सरकारी, समझ में बात है? नालको हुई, नालको, बालको, बीपीसीएल, ये कंपनी का नाम है। एचएफ, आया समझ में? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी के नाम है, सारे के सारे हैं, घाटे में चल रही हैं, कुछ ऐसी जो घाटे में चल रही, कुछ ऐसी जो लाभ में चल रही कंपनियां, भारत सरकार की दो कंपनियां। कुछ तो पीएसयू ऐसे जो लाभ में, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा, कुछ ऐसे जो हानि में चल रहे हैं आजकल, आया समझ में? कुछ ऐसे जो लाभ में चल रहे, कुछ ऐसे जो हानि में चल रहे। भारत सरकार के दो प्रकार के पीएसयू, एक तो ऐसे जो लाभ प्रॉफिट कमा रहे, आया समझ में? एक वो है जो प्रॉफिट के, एक है जो हानि में, समझ में आया बात यार? ठीक, मतलब जो बहुत बेनिफिट कमा कर दे रहे, जैसे एलआईसी का नाम सुना है, वो भी एक प्रकार का भारत सरकार का पीएसयू, भी एक प्रकार का। उसका बेचेल का नाम सुना है, बेचेल का, ये बेचेल है ना, ये भारत सरकार का पीएसयू, भारत सरकार को पैसा कमा कर दे, लेकिन प्रॉफिट में। कुछ ऐसे जो हानि में पहुंच गए, जैसे बीएसएनएल का नाम सुना, बीएसएनएल का, हाँ मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, भारत संचार निगम लिमिटेड घाटे में, ऐसा समझ, बेचेल होगी लाभ प्रॉफिट में, एलआईसी होगी प्रॉफिट में। तो इस सरकार ने पता क्या कहा? सरकार ने कहा तो बताओ सरकार कौन सी कंपनी बेचेगी, जो हानि में, घाटे में या लाभ में? लाभ में, हानि में? भारत सरकार ने कहा कि उसकी कुछ ऐसी एसेट्स है जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, हानि में। यही तो पूछना चाह रहा मैं तुमसे। अच्छा, भारत सरकार कौन सी कंपनी बेची जिस पर लाभ हो रहा है या नहीं हो रही? तो बता।
बेचना तो वही चीज इसमें हानि हो रही, पर जिसमें पहले से ही हानि हो रही हो मैंने दो तरह से बकवास नहीं सुनी, मैंने सोचा हानि वैसे लाभ लाभ, वाली बेचेंगे। बस लाभ वाली भेजो। आने वाली कौन दे रहा भैया, सब लाभ तू बता, एक बैठ हमारी तू बता। आने वाले को बेच दे क्योंकि उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा। ऐसे बोलो। आप बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, जो कंपनी पहले थी घाटे में उसे खरीदे लगा कर, क्यों खरीदे लगा? बेवकूफ है कोई, सब कौन खरीद लगा उसे घाटे में जाना। बीएसएनएल 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 नहीं या घाटे में चाहता ना जो जियो था, जियो जो कंपनी थी जियो, वो चाहती थी बीएसएनएल को हायर कर लेती, जरूरत क्या थी? वो घाटे में थी ना, इसे नहीं कोई छेड़ता, जो प्रॉफिट में उसे बेचेगी। उसे बेचना मतलब पूरी नहीं बेचने की, बेचने का तरीका हो उसमें तो कुछ हिस्से बेच देगी इसके। मान लो देखो कैसे, यह कंपनी है हमारी, यह बीपीसीएल, बीपीसीएल, इसे रहने दो, या ले लो बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, यह कंपनी भारत सरकार की कंपनी, भारत सरकार के पास में इसकी 100% शेयर, 100% शेयर है भारत सरकार के पास इसके। भारत सरकार ने पता क्या कहा, इसका नाम 10% हिस्सा बेचना चाह रहे, 10% हिस्सा बेचना चाह रहे इसका। समझ लो यार इसे, ये प्राइवेट सेक्टर है, सुन लो, 10% सेक्टर इसका बेचा जा, 10% हिस्सा इसका बेच दिया, 10% हिस्सा बेच दिया इसका कंपनी का। तो मुझे बताओ, तो जो बीएसएनएल कंपनी उसका कुछ हिस्सा तो बेच दिया, तो सरकार को पैसा प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा नहीं होगा? ठीक, इसे कहते हैं सरकार ने ना विनिवेश कर दिया, ये विनिवेश है। इसका मतलब सरकार ने है पहले निवेश कर रखा था, दोबारा उसे अपना बेच दिया, अपने ही निवेश को विनिवेश कर दिया, विनिवेश कर दिया, उसका उल्टा इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसी से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका कुछ हिस्सा बेच दिया, सरकार का दिमाग खटक गया, सरकार ने 26% हिस्सा बेच दिया, अब बीजी पता क्या कहलागा, अभी विनिवेश कहलागा। ऐसा मतलब तो इसे निजीकरण बोलेंगे, नहीं निजीकरण नहीं बोलने, निजीकरण इसे निजीकरण देखो किसे बोलते हैं, इसे सिर्फ विनिवेश बोल लेंगे। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करा सर, 26% हिस्सा, केवल 26% हिस्सा इसका जो पता किसके पास है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया। और जो अगर हमने कहा ना इसका 49% हिस्सा, कितना, इस बीएसएनएल कंपनी ने 49% हिस्सा सरकार ने बेच दिया, तो अब भी इसका ना विनिवेश हुआ, निजीकरण नहीं हुआ। और जैसे ही 51% हिस्सा बेच दोगे ना इस कंपनी का, ऐसा समझो, तब ये निजीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ना ये जो प्राइवेट वाले ये भूमिका निभा गए हमेशा। ऐसा समझो, इसे बोलो पूर्ण रूप से नहीं, 49% को पता क्या बोलोगे, इसे बोलोगे पूर्ण विनिवेश हो चुका है, ये पूर्ण विनिवेश, पूर्ण विनिवेश, ये पूर्ण विनिवेश हो चुका 49% पर। जैसे ये 2 कदम आगे बढ़ाया ना, 51% हिस्सेदारी इसके पास चली गई, यानी 51% जो उसके शेयर है इसके पास चले गए। जो डिसीजन मेकिंग को फैसले लेंगे सारे के सारे ये प्राइवेट वाले लेंगे। तो इसलिए ना ऐसे कह सकते हैं बीएसएनएल का ना निजीकरण हो चुका, सारी की सारी निजीकरण हो चुकी है, लेकिन पूर्ण निजीकरण नहीं हुआ। जब इसके 100% बेच दोगे, 100% शेयर इसके पास चले जाएंगे प्राइवेट के, एक भी व्यक्ति इसके अंदर ना सरकारी नहीं आने का, सारे प्राइवेट चले जाएंगे, तो समझ जाओ इसे कहेंगे पूर्ण निजीकरण हो चुका इस कंपनी का। समझ गए? तो विनिवेश और जो निजीकरण समझ में आया नहीं है, और पूर्ण विनिवेश और पूर्ण निजीकरण समझ में आया नहीं है। अगर किसी कंपनी के 49% शेयर बिक गया ना, तो समझ जाओ उसका पूर्ण विनिवेश हो चुका। समझ में आया? आसान भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, इसी में आसान भाषा में। मेरे पास एक उदाहरण है, मेरा प्रिय उदाहरण है, बार बार मैं इसे यूज करता हूँ, यहाँ तो सुनना चाहिए। उदाहरण रुड़की रेलवे स्टेशन, आए समझ में? ठीक, सरकार ने प्लान बनाया कि रुड़की रेलवे स्टेशन को बेचने वाली है, प्राइवेट करने वाली, सबको बता रेलवे प्राइवेट होने वाला, वो दिक्कत ए छोकरी इधर। अब रुड़की गए कभी सुबह रुड़की जाना, 7-8 बजे जाओ, ऐसे बजे ठंडी हवाएं चल रही। रुड़की जो रेलवे स्टेशन है ना, एक बार मैं गया यहाँ सुबह 7-8 बजे का वक्त था। ठीक, मुझे जाना था कहीं, मेरे कैंडिडेट था तो छोड़ने जाना था, मुझे मैं जानने वाला था, कोई आया हुआ था तो छोड़ने जाना था। सच में मजाक नहीं कर रहा। एंटोनिया नहीं थी यहाँ, देख लो। जैसे मैं छोड़ने गया, सुनो ध्यान लगेगा, तो मैंने टिकट बुक कर दिया। तो जब मैं गया ना, इतनी साफ सफाई कर रखी थी ना वहाँ से, ऐसा लगा था मैं यही घर खाट बिछा के ही सो जाऊँ, इतनी साफ सफाई। लेकिन मैं जब 4-5 साल पहले गया था वहाँ, तो वहाँ इतनी गंदगी थी ना, ऐसा लगा था यहाँ तो नाक दबा कर भाग लगा था। पता क्या हुआ,
रुड़की रेलवे स्टेशन का ना सरकार ने निजीकरण कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। एक तो इन्वेस्टमेंट, एक और डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार की संपत्ति थी, उसने सरकार ने बेच दिया। और बेचा पता किस, मैंने जहां में टिकट बनवाता था ना, मुझे आज भी वही बूढ़ा दिखाई दे रहा था वहां से, और 4 साल पहले वही बैठा था वहां से। यानी वो तो फिर वो तो प्राइवेट, वो तो सरकारी कर्मचारी था, उसे बदल दिया ना। उसकी तो मैंने पूछा तुम्हारे प्राइवेट हो गए, ऐसा कैसे प्राइवेट हो जाते? तो सरकार ना हमें जो सैलरी देगी अब प्राइवेट संस्था ही देगी, लेकिन सर हम जब तक टिक रहेंगे जब तक हमारा एग्रीमेंट हो रखा था सरकारी तहती। मैंने कहा सरकार ने क्या करा, देखो सरकार ने क्या करा। यहाँ देखो ये गवर्नमेंट थी, यहाँ पहले सब चीजें गवर्नमेंट था। आज समझ में सरकार ने पता क्या करा, इसका कुछ हिस्सा ना, ध्यान दो तुमने, इसका कुछ हिस्सा सरकार ने इसका ना 51% हिस्सा बेच दिया, 51% हिस्सा बेच दिया। और तो और जो मैनेजमेंट था ना वो भी ट्रांसफर कर दिया, मैनेजमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया आईटीसी को। कोई कंपनी होगी इंडियन ट्रेन कॉर्पोरेशन, कुछ इस तरह की कंपनी होगी, उसने ट्रांसफर कर दिया इसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया। और मैनेजमेंट जो उस रेलवे स्टेशन की देख रेख करता था ना, उस पर जो नजर रखेगा अब यह कंपनी रखेगी, उन्होंने कहा तुम इतना काम करो, जा प्राइवेट हो चुका हो, सैलरी तुम्हारी इतनी है, तुम सरकारी कर्मचारी। मैनेजमेंट भी ट्रांसफर कर दिया, जितने वहां कर्मचारी थे, झाड़ू मारने वाले थे, भाई थे सरकारी, अब ये औकात में काम करेंगे, उन्होंने पूछने गिरने वाला है कोई। आज समझ, इसे बोलते हैं रणनीति के तहत ट्रांसफर करा, इसे बोलते हैं विनिवेश तो करा, रणनीति के तहत विनिवेश करा, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं रणनीतिक विनिवेश। मैनेजमेंट भी उसके पास चला गया, उसके हाथों में चला गया जिस कंपनी को बेचा। आज समझ, इसलिए पेपर में यूपीएससी में सवाल आया था कि रणनीतिक विनिवेश हो क्या हो, रणनीतिक विनिवेश ये हो। आज समझ, विनिवेश तो कर दिया मैंने, निजीकरण तो दे दिया, रणनीतिक निजीकरण करना हो, इसका मतलब ना 51% 49% हिस्सा करा होगा, 49% भी तो डिसइन्वेस्टमेंट हो। समझ में बात है भाई, ये कर्मचारी इतने वे सरकारी कहलाएंगे, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट जो करने वाला होगा कब्जा, अब प्राइवेट इन्हें मैनेज करेगा, जो प्राइवेट संस्था होगी, इसे बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश। तो विनिवेश भी दो प्रकार का हो, एक तो हो रेगुलर, एक हो स्ट्रेटेजिक। ऐसा समझ में, तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो डिसइन्वेस्टमेंट हो, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो, समझ में, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब वो रणनीतिक विनिवेश। जब हम ना किसी पब्लिक सेक्टर का मतलब हो हमारी सरकारी कंपनी होगी, उसका मैनेजमेंट भी हम प्राइवेट को ट्रांसफर कर देना, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दे। ऐसा समझो, कुछ हिस्सा तो ट्रांसफर करेंगे, उसका जो मैनेजमेंट है वो भी ट्रांसफर कर दे। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट हो ना, उस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, रणनीतिक विनिवेश क्या हो। आज समझ, निजीकरण समझ में आया, पूर्ण निजीकरण समझ में आया। पूर्ण निजीकरण को क्या लगा, जब 100% हिस्सा बेच दिया उसको पूर्ण निजीकरण कहेंगे, सब चीज प्राइवेट हो चुकी, एक भी चीज सरकारी नहीं है। ऐसा होता है, अगर हमने कहा निजीकरण हुआ लेकिन रणनीति के तहत हुआ, समझो ट्रांसफर, मैनेजमेंट भी ना जो पुराना काम कर रहा था वही ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई बात है, क्यों लगेगा उनको, जब प्राइवेट हो चुकी। अब जब नए कर्मचारी आ गए ना उनके बाद, उनकी कम सैलरी होगी। मान लो तेज नौकरी लगी ग्रुप डी में रेलवे स्टेशन पर, रोड की रेलवे स्टेशन पर, समझ, अभी वहां सुबह सुबह घूमने जा रहा है और तू वहां झाड़ू मार रही, ऐसे समझ में, लेकिन गवर्नमेंट लगी तेरी 60,000 तेरी तनख्वाह, 60,000 वो बात मतलब ऐसे समझ में। और तू बैठ कर, पहले तो वहां बैठ कर तू रजनीगंधा खाती है, ऐसे समझ में, ऐसे वही करती है ना वहां से बैठ कर, ठीक है, थोड़ा बहुत धूम्रपान कर लिया, झाड़ू लगी मार ली, कोई पूछने वाला है नहीं। तुम मैं उसे लीड करता हूँ, मैं सब चीजें एक्टिविटी देखता रहता हूँ। मैंने कहा तेरी जैसी ना इसे 10 भाग कर दे, तेरी जैसी 6 रखूंगा यहाँ से, 10,000 सैलरी दूंगा, तेरी जैसी 6 रखूंगा, 10,000 सैलरी दूंगा, और तमीज से काम करेगी। समझ में आई बात है, तो ये तो बढ़िया बात है ना। सरकारी तंत्र तो लोगों को इतना लगाव है ना, बहुत ज्यादा लगाव। अमेरिका में चल जाओ, एक भी जॉब सरकारी नहीं है और लोग वहां खुश है। भारत के लोगों को सरकारी चीज इतना लगाव हो, बस सरकारी हो। गुणवत्ता देख लो कैसी हो, हाथ पैर टूट जा अस्पताल में प्राइवेट चाहिए, फिर जाओ सरकारी में, प्राइवेट चीज में गुणवत्ता हो। आज समझ, सरकारी तंत्र तो भारत के लोगों को लगाव हो चुका, बहुत लगाव हो चुका। सरकारी तंत्र ना भारत को बुरी तरह खा रहा, बुरी तरह। समझ में आया बात। ये देखो आईएएस की कितनी तनख्वाह हो, सरकार ने जब डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ना, विनिवेश, तो 1995 में बढ़ावा दिया, फिर 2012 के बाद जाकर पॉपुलर हुआ, 1995 में चल नहीं पाया। क्यों? एक कंपनी देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, मान लो सरकार ने कहा कि मेरे पास होटल है, एक आईटीसी एक कंपनी दिया, इंडियन ट्रांसपोर्ट
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी थी, होटल बनाने का काम था इसका। 1995 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक केस डिस्कस करता हूँ, समझ लो। उसको पता क्या हुआ, ये सारा काम ना कि जाओ तुम पता करो इसका ना, ये होटल है, ये जो बड़े बड़े होटल थे, सरकारी होटल थे, आज ही मिल रहे हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, उसके लिए होटल बनाने पड़ेंगे। इस कंपनी ने होटल बनाए, जगह जगह भारत के अंदर बहुत सारे होटल बने, 5 स्टार होटल। मैं भी टिका हुआ 5 स्टार जो होटल वो बनाए, 5 सितारा जैसे होटल बोलते हैं। उदयपुर में एक होटल, जयपुर में, उसमें राजस्थान में उदयपुर में एक होटल था। सरकार ने, मान लो एक बहुत बड़ा पुराना केस डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें जो होटल था ना, सरकार ने कहा उसमें बेचेंगे, क्योंकि सरकारी संपत्ति, सरकार उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही। सरकार ने पहले इन्वेस्टमेंट करके उसको बनाया था, अब सरकार उसे बेचना चाह रही है। और जब बेचना चाह रही है ना, तो पूर्ण निजीकरण करना चाह रही, 100% बेचेगी। अब 100% बेचेगी, और इसका बेचने का ठेका ऐसे वैसे को नहीं जाता, तुम्हारे जैसे आईएएस अधिकारी को दिया जाता ठेका। आया समझ में, आ जाओ तुम गए बेचने से, सरकार ने कहा बेच का उसे। अब बेच का उन्होंने कहा तुम पता लग चुका है 243 करोड़ का है होटल, 243 करोड़ का है तो ये होटल 243 करोड़ का है। समझ में आया बात है। तो जिस पर तुम बेचोगे ना, जो खरीदना आया, तुमने उसे ना उस पर बिल बनवाया 243 करोड़ का, उस पर बिल बनवाया जानबूझ के 243 करोड़ का, उन्होंने कहा 5 करोड़ तो रख लिए, आज 243 करोड़ का बिल बना। सरकार को लगा कि 243 करोड़ का बिका है, ऐसा समझ लो महंगा बेच, सबकी नजरों में पता उसे बेचा हो ना 243 करोड़ रुपए का। समझ में आई बात है। लेकिन वास्तव में ना इसमें 143 करोड़ रुपए की इसकी एसेट थी, जानबूझ के इतना महंगा बिल बनवाया। समझे नहीं क्या तुम? बीच में कितना घाटा हुआ, 100 करोड़ का। ये 100 करोड़ रुपए का जो खाते हैं ना, 100 रुपए करोड़ भाई, सरकार को क्या दिखाना, 243 करोड़ रुपए का होटल था। कितने का था? सरकार को लगा इतने का ही होगा। इसके बीच में जो 100 करोड़ रुपए आए, 143 करोड़ रुपए का आगे बेच दिया, और जो 100 करोड़ रुपए थे ना, जो 100 करोड़ रुपए थे, पता किसी खाते में चले गए, पता किसी खाते में? बीच में जो मैनेजमेंट काम कर रहा था, कम का बेचती, मतलब ज्यादा का बेच दिया, सरकार को कम का बताया, सरकार को बताया मैंने तो 143 करोड़ रुपए बेचा। आईएएस अधिकारी ने सरकार को बताया मैंने 143 करोड़ बेचा, बेचा कितने का? और 100 करोड़ रुपए किस खाते में गई? उस आईएएस अधिकारी के खाते में। ये काम करते हैं आईएएस अधिकारी, ये तुम्हारी वजह तो नहीं, जो सरकारी सिस्टम है। और बीच में सारे गवर्नमेंट कर्मचारी थे जो उसके साथ भी थे, आए थे, में बैठे थे, होटल में बातचीत करी थी, सबने मिल बांट का खाया, और ये चल रहा। आईएएस अधिकारी पर लोग सब ट्रस्ट करते हैं, दुनिया के 1 नंबर के भ्रष्ट इंसान है आईएएस अधिकारी। देखो कितनी कमाई है, कितनी कमाई है, सोच सकते हो तुम? समझ में आई बात है। सैलरी खाता थोड़ा जाओ इंसान ही, कितने का सैलरी खाता जाओ, याद देख लो। देखो कोई हाँ हाँ, अब जबरदस्त मात्रा में घोटाला, फिर डीसी इन्वेस्टमेंट को वहां बंद करना पड़ा 1995 में, मनमोहन सिंह की सरकार के आसपास की बात है। मनमोहन सिंह जब स्टार्ट करा था, सरकार को बंद करना पड़ा डीसी इन्वेस्टमेंट, इसमें घोटाले होने स्टार्ट हो गए बेचने में। बेचने का काम किसे दिया जा? अधिकारी को। अधिकारी कौन? गवर्नमेंट कर्मचारी। वो क्या करेगा? सरकार को बताएगा 143 करोड़ का बेचा, ऐसा बेचा कितने का? 243 करोड़ का। कितने बच गए? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए में 5-5 करोड़ रुपए, 2-3 लाख रुपए गवर्नमेंट कर्मचारी के बाद बैठ देगा सबको बीच में, सबका मुंह बंद कर देगा, फालतू कोई बोल नहीं सकता, जो बोल रहा है उसे जेल में उठा कर डाल देगा, सबका मुंह बंद। 1 करोड़ पे जाएगा सब। जो गवर्नमेंट अधिकारी है ना, जो आईएएस अधिकारी, तब भी उसके खाते में चुपचाप जाकर 80 करोड़ रुपए फिक्स हो जाएंगे। ये आईएएस अधिकारियों का बधाई, उसकी तैयारी कर रहे हो तुम। समझ में बात है। कहता कितनी कमाई है, अंधाधुंध कमाई है। अब ये नुगारे, ये दे दो नुगारी, अगर कुछ सिखाया नहीं सिखाया आपने, पैसे तो मुर्गी मारनी सिखाई थी। मुर्गी कैसे मारी जाएगी, ऐसा हमारा सिस्टम पूरी तरह भ्रष्ट है, पूरी तरह। इतना तो बुरा हाल है। समझ में आया बात? अब बीच में सारे गवर्नमेंट कर्मचारी भ्रष्ट है, एक भी तो नहीं बचा हुआ। जिन्होंने कहता मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, उसे भी भनक लग गई ना, उसने कहा तो तेरी लड़की शादी आने वाली, 4-5 रुपए तो खाते डाल दिए खाते में, पता नहीं चला गया उस खाते में। ये लड़की की शादी, गवर्नमेंट कर्मचारी हो बेचारा, उसे पता लग, ईमानदार हो वो भी क्या करता, कहाँ तक लड़ सका वो, उसकी भी अपनी। बीच में एक आधा ईमानदार फंस भी जा, छोटी छोटी पोस्ट फंस भी जा, उसे उसकी ईमानदारी को दबा दिया जा, अंदर ही रख अपनी ईमानदारी को। इतना बड़ा अधिकारी जो आया समझ में, वो 80 करोड़ रुपए लेके जेल में बैठा हुआ, वो तुम बोलने थोड़ा ही देगा। बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, इसकी तैयारी चल रही तुम्हारी। ठीक, विनिवेश पता लग गया, समझ में आई बात है, घोटाला करना सीखा जा रहा। ठीक। तो विनिवेश समझ में आया? स्ट्रेटेजिक विनिवेश क्या हो, रणनीतिक विनिवेश क्या हो, समझ में आया? रणनीतिक विनिवेश, रणनीतिक है मैनेजमेंट में ट्रांसफर हो जा। समझ में आया बात है? तो मुझे समझ में आया, रूड़की स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाकर अगर मैडम जी तो पूछे, तमीज से बताती है, जी सर आइए। और पहले जो बैठा रहता ना, अपने मुंह पान दबा रखा था, कहां से आए हो भाई साहब? पहले जो गवर्नमेंट कर्मचारी था, भाई साहब कहां से हो? मैंने कहा मुझे टाइम बता दो, मुझे ट्रेन छूट रही। इतना मेरी ट्रेन में चली गई, अपने साथ बात तुम लगा रखा मुझे, मैं भी वहीं का ही था।
क्यों गवर्नमेंट कर्मचारियों को आज मेरी ट्रेन भी छूट गई। अब मन तो ऐसा कर रहा था अंदर तो बाहर तक खींच कर चाटे मारू सकती है, पेपर देने जाना था मुझे यार। आया समझ में, बस 2 मिनट रुको मैं भी आता हूँ। अब मुझे ट्रेन बताओ कौन से स्टेशन पर, उस टाइम पे सब ऑनलाइन नहीं आता सब, समझ में आया बात है, तब की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये जो सरकारी तंत्र है ना, सरकारी तंत्र इससे लोगों को बहुत लगा हुआ, मैं तो इसका विरोध करता हूँ सरकारी तंत्र का। सब प्राइवेट कर देना चाहिए, गुणवत्ता होगी, कर दो प्राइवेट, कम से कम लोगों को जागरूक तो होगा। और यहाँ ना किसी की सरकारी नौकरी लग गई, दुनिया का महान नेता ही हुई है आज, हिटलर के बाद इसका ही नंबर है, समझ में आया बात। दुनिया के महान नेता यही है जो गवर्नमेंट, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो इनकम है ना 200 गुना बढ़ा पिछले 10-20 सालों के दौरान, पिछले 50 सालों के दौरान, 50 सालों के दौरान ना गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो वेतन है 20 गुना बढ़ा। और हमारे जो वो ना किसान भाई, उनका इनकम 20 गुना भी नहीं बढ़ा, इनका बढ़ा 200 गुना, उनका 20 गुना भी नहीं बढ़ा पिछले 50 सालों के दौरान। जो हमारा अन्नदाता आज वो रोड पर, इस तो बुरी स्थिति देश की क्या हो सके, समझ गए। देश की हालत देखनी हो ना, मत भूलना है बात को। कोरोना में रोड पर दम तोड़ा लोगों ने, लाइन लगा कर तोड़ा, कोई सिलेंडर लगा कर ऑक्सीजन लेता, कोई कैसे लगा, कोई सब घरों में कैद थे। यहाँ पता लग जा कि थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम खराब हुआ, देश को बात पता लग जा कि हम कितने हमारा लेवल कहाँ तक पहुंचा। अब तक एक बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटलों में जाकर, पता लग रहा हमारा हेल्थ सिस्टम कितना ठप, कितना नीचे, एक दिन में पता लग गया था, 2-4 दिन में पता लग गया था कि हम कितने पीछे आज भी, कि लोग हमारे यहाँ रोड पर दम तोड़ रहे। समझ में आया? तो थोड़ी दिन में बात समझ में आ जा, यो हमारा विनिवेश कितना भ्रष्ट हमारा सिस्टम यहाँ का, समझ में आई बात। यार सब लोग ना सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित में काम कर रहे हैं। जब लोगों की सोच ना वे बदल जाएगी, वे व्यक्तिगत हित को छोड़कर सार्वजनिक हित को वरीयता देंगे, जब देश बदल जाएगा। समझ में आया बात। यार इस यहाँ ना देश के अंदर 1000 गांधी पैदा होने चाहिए जब देश बदलेगा। समझ में आया बात। यार ऐसी सोच रखने वाले इंसान पैदा होना चाहिए, लगता ही नहीं कोई ऐसी सोच, बस मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। जिसके अंदर मेरा 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 भावना होगी ना, तभी तो देश का विनाश हो रहा है। समझ में आया बात। उम्मीद करते हैं हम तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अपना भारत समझ में आ रहा। यह इस सीरीज का नाम है देखो अपना भारत। किसके लिए चला रखा है स्कीम? डायस्पोरा के लिए। डायस्पोरा कौन है? जो एनआरआई लोग, जो बाहर आते हैं विदेशी लोग। देखो अपना भारत लिखने का मौका मिला कहीं लिख देना ऐसा, देखो अपना भारत प्रोग्राम चला रखा हमने, देखो अपना भारत। नोट कर लो कुछ भी हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था, ये वीडियो तो करोगे।